पाकिस्तान और दुनिया भर में JNN के लाखों नाज़रीन को सलाम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, लफ्ज़ कैंसर जब भी जहन में आता है तो बहुत ही खौफनाक सा इमेज आता है कि ये एक बहुत ख़तरनाक जानलेवा बीमारी हो सकती है और कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन कुछ कैंसर की अक़साम ऐसी हैं जो इतनी ख़तरनाक नहीं होती, बड़ी जल्दी डायग्नोज हो जाती हैं और उनका इलाज भी काफ़ी मौसर होता है। लेकिन आज जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो है लंग कैंसर या फेफड़ों का सरतान, जो कि ना सिर्फ सबसे ज़्यादा कसरत से पाया जाता है बल्कि इसमें जो आमतौर पर पेशेंट लेट डायग्नोज हो रहा होता है, जिसकी वजह से मौत के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं और इलाज भी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से बहुत ज़रूरी था कि अवाम को इस ख़तरनाक कैंसर के मुतल्लिक आगाही दी जाए और आज हमारे साथ जो हमारे माहिरीन शरीक गुफ्तगू होंगे, मैं उनका तारुफ़ करवाना चाहूँगा। डॉक्टर कासिम महमूद भुट्टर चेयरमैन शुबा ऑन्कोलॉजी हैं, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी और पिम्स हस्पताल इस्लामाबाद के। वेलकम टू द शो सर। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक, कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के। तो मैं प्रोग्राम का वेलकम टू द शो सर। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ एक बड़े सिंपल से क्वेश्चन से डॉक्टर कासिम से करूँगा कि सर ये लंग कैंसर जो है ये कितना आम है, और अगर हम शरह अमवात देखें जो कि कैंसर की वजह से हो रही होती हैं तो उसमें लंग कैंसर की रैंकिंग कहाँ पर आती है, इसकी वजह से शरह अमवात का तनासुब क्या है, इस पर अवाम को ज़रा आगाही दीजिएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर, ये बहुत ही एक अहम प्रोग्राम है और जो फेफड़े का सरतान या लंग कैंसर है वो मर्दों में दुनिया में नंबर 1 पे है, उसकी शरह होने की, कैंसर होने की नंबर 1 है, पहले नंबर पे है। और ख़वातीन में अब दिलचस्प बात यह है कि कुछ साल पहले तक ये नंबर 1 था, लेकिन अब ये नंबर 3 पे चला गया है। नंबर 1 में ब्रेस्ट कैंसर है ख़वातीन में, नंबर 2 पे बड़ी आंत का कैंसर है और नंबर 3 पे अब फेफड़े का कैंसर आ गया है। उसकी मेन वजह ये है कि जो हमारे जो लो इनकम या जिस तरह के अफ्रीका एशिया के मुल्क हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर का तनासब और बड़ी आंत कैंसर का तनासब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन डेवलप्ड वर्ल्ड में जो तरक्की याफ्ता ममालिक में अभी भी जो फेफड़े का सरतान है वो ख़वातीन में तकरीबन नंबर 1 ही आप समझें। और जो अमवात की शरह है वो भी सबसे जो ख़तरनाक सरतान है, कैंसर है, वो फेफड़े का सरतान है। मर्दों में भी और औरतों में भी सबसे ज़्यादा जो मौत की शरह है वो फेफड़े के कैंसर की वजह से ही होती है। तो ये नंबर 1 किलर आप कह सकते हैं इसको, मर्दों में भी और औरतों में भी। तो यानी कि मर्दों और औरतों इसमें कोई ख़ास तफरीक नहीं है, दोनों में मोर लेस एक जैसे इंसिडेंट्स है। इसकी शरह अमवात जो है वो सबसे ज़्यादा है मर्दों औरतों दोनों में, लेकिन ख़वातीन में इसके होने का तनासब थोड़ा सा कम हो गया, नंबर 3 उसमें छाती का सरतान थोड़ा सा, छाती का सरतान थोड़ा ऊपर चला गया है ख़ास तौर पे। अब हम डॉक्टर फ़ारूक से पूछते हैं कि सर लंग कैंसर का जिस तरह डॉक्टर कासिम ने बताया कि इतना ज़्यादा कॉमन है, तो उसकी वजूहात क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं लंग कैंसर के? ख़ास तौर पे अगर हम पाकिस्तानी पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनसे एक पेशेंट को लंग कैंसर या फेफड़ों का सरतान होने का जो ख़तरा है वो बढ़ जाता है? जी थैंक यू डॉक्टर आमिर। फेफड़ों का सरतान की जो सबसे बड़ी वजह है वो सिगरेट स्मोकिंग है, और अगर आप एक पॉपुलेशन ले जो सिगरेट लेती है या पीती है, वो उनको 20 टाइम्स या 20 गुना ज़्यादा चांस है छाती का फेफड़ों के सरतान होने का कंपेयर्ड कि कोई बंदा सिगरेट ना पीता हो। सिगरेट जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टोबैको ली जाती है। इसमें शीशा है जो आजकल एक कल्चर बन रहा है, हमारे यंग जनरेशन में बड़ा कॉमन हो रहा है जी, वर्ल्ड वाइड बन रहा है। तो मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि एक शीशा 100 सिगरेट पीने के बराबर है, इतना ज़्यादा जी बिल्कुल। और शीशे के अलावा हमारे देही इलाकों में हुक्का बड़ा कॉमन है, जो कि प्योर फॉर्म ऑफ सिगरेट है। तो टोबैको इज़ द नंबर 1 कॉज वर्ल्ड वाइड। इसके बाद मेरी अपनी फील्ड है जिसमें रेडिएशन का एक्सपोजर है, चाहे वो बैकग्राउंड रेडिएशन हो, माहौलियाती जिसे तापकारी बोलते हैं, या एक्सरे, अननेसेसरी एक्सरे चेस्ट करना, CT स्कैन कराना बॉडी के, वो आपको अननेसेसरी एक्सपोज करता है। इसमें और भी स्कैन्स हैं जैसे न्यूक्लियर स्कैन्स हैं। मैं मिसाल दे सकता हूँ, एक CT चेस्ट 400 एक्सरे के बराबर आपको रेडिएशन देता है, इतनी ज़्यादा शुआएं उससे निकल रही हैं। इसी तरह हार्ट का जो स्कैन है जिसे हम थेलियम स्कैन बोलते हैं, वो तकरीबन 900 एक्सरे के बराबर आपको एक्सपोजर देता है। तो ये एक्सपोजर अननेसेसरी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बग़ैर किसी नॉलेज की एडवाइस के बगैर। दूसरा है पैसिव स्मोकिंग। घर में अब्बू जो है वो स्मोक करते हैं
और बीवी और बच्चे खाम खाई में उस स्मोक से एक्सपोज होते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे बाहर के मुल्कों में या मखसूस इलाकों में एक जगह बनाई जाती है कि स्मोकिंग का एरिया ये है, ताकि पब्लिक को बचाया जा सके। इसके अलावा अभी जब हम घर से आ रहे थे, मैं और कासिम साहब, तो जो गाड़ियाँ थी उसमें से जो धुआं निकल रहा है और फैक्ट्रीज़ में से जो एग्जॉस्ट है, ये सारा आपकी माहौलियाती आलूदगी में इजाफ़ा करता है और हमारे माहौल को ख़राब करता है। और हमारे मुल्क में अब भी एस्बेस्टॉस की छतें बनती हैं, उसका फाइबर जो है वो एक ख़ास किस्म का जो कैंसर है, जो लेयर्स हैं या कवरिंग्स हैं लंग की, उसको मीज़ोथेलियोमा बोलते हैं, वो कॉज करता है। और अभी डॉक्टर कासिम जो हैं आपको नंबर 1 कॉज बता रहे थे, तो मैंने 30 साल पहले अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। उस वक़्त भी लोगों को जब खांसी आती थी या खून आता था बलगम में, तो उनका इलाज टीबी का होता था। और टीबी का इलाज क्योंकि 6 से 9 महीने होता है, उतनी देर में कैंसर काफ़ी ज़्यादा सराहियत कर जाता है। तो टीबी के साथ साथ खून आने की एक बड़ी वजह जो है वो फेफड़ों का सरतान भी है। तो टीबी का इलाज करने के अलावा अगर वहाँ से थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया जाए और उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो कैंसर को बड़ी जल्दी हम कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने स्मोकिंग का जिक्र किया, कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये जो सिगार होता है, ये इसमें चूँकि वो लीफ के अंदर बना होता है और पाइप है, उसके अंदर खाली टोबैको बर्न हो रहा है, उसमें तो पेपर भी बर्न होते हैं ना सिगरेट में, और ई सिगरेट्स भी दुनिया में आए, तो ये तमाम इक्वली मतलब जी देखिए, जो सिगरेट टोबैको है यानी तंबाकू का जो पत्ता है, इसमें तकरीबन 3,500 केमिकल्स हैं और उनमें से 60 ऐसे केमिकल्स हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। आप उन्हें किसी सूरत में भी लेंगे वो आपको प्रॉब्लम देंगे। अगर आप उसको नस्वार की सूरत में इस्तेमाल करेंगे तो मुंह नाक कान गले का हमारे केपी के वाले नाजरीन जो हैं वो ज़रा खबरदार हो जाए। जी बिल्कुल, ये तो सारे पाकिस्तान के लिए है। हाँ जी, और पाकिस्तान में क्योंकि ख़वातीन सिगरेट कम पीती हैं, अभी कासिम ने हमें बताया कि ख़वातीन में भी नंबर 1 कैंसर किलर ख़ास तौर पे छाती के सरतान के बाद फेफड़ों का सरतान है। तो क्योंकि पाकिस्तान में सिगरेट कम पिया जाता है, इसलिए उसके साथ साथ फेफड़ों का कैंसर ख़वातीन में ज़रा कम, इस वजह से कि लोग सिगरेट नहीं पीती ख़वातीन। अब हम डॉक्टर कासिम से पूछते हैं कि सर ये लंग कैंसर की इकसाम कितनी है और हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में किस किस्म के लंग कैंसर आप ज़्यादा कॉमन देखने में आते हैं? जी, पहले तो वो पिछले क्वेश्चन को मैं आगे ज़रा बढ़ाता चलूँ कि तकरीबन 22 लाख मरीज़ थे 2020 में दुनिया भर में जिनको तशखीस हुई लंग कैंसर की उस साल, नए मरीज़ों की, और उनमें से और टोटल जो उस साल में अमवात हुई थी वो 18 लाख थी। तो आप समझ सकते हैं कि वो लंग कैंसर जो है ना वो बहुत ही लीथल बीमारी है। किसमें इसकी बेसिकली खुर्दबीन के नीचे, जैसे कि डॉक्टर फ़ारूक साहब फरमा रहे थे कि खुर्दबीन के नीचे जब टुकड़ा लेके आप टेस्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म से ले, वो सीटी गाइड बायोप्सी हो या ब्रोंकोस्कोपी की जरिए बायोप्सी हो या फैली हुई बीमारी में किसी और ऑर्गन से लिया जाए, तो उसमें फिर पता चलता है कि 85% के करीब एक कैंसर का टाइप होता है जिसे कहते हैं नॉन स्मॉल सेल, और 15% के करीब होता है स्मॉल सेल। तो जो स्मॉल सेल है उसका इलाज वो बहुत ही लीथल और रैपिडली प्रोग्रेसिंग, इसको बड़ा तेज़ी से फैलने वाला कैंसर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसका तनासब उसका कम है और उसका इलाज भी पिछले 20-25 साल में कोई उसमें ब्रेक थ्रू नहीं आ सकी बदकिस्मती से। और उसमें ये कि बहुत कम मरीज़ हम देखते हैं कि फेफड़े के सरतान के जो अर्ली स्टेज पे या इब्तदाई स्टेज में पकड़े जाएँ या जिनकी सर्जरी हो। मिसाल के तौर पे मुझे अगर 20 साल हो गए हैं तो मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 8 या 9 मरीज़ मुझे याद हैं जो कि जिनकी हम सर्जरी करा पाए, ऑपरेशन करा पाए, कि बीमारी उनकी यूजुअली इस हद तक फैली होती है कि आप उनकी ऑपरेशन हो ही नहीं सकता और वो बीमारी इधर उधर फैल चुकी थी दूसरे ऑर्गन्स में। तो मेन तो ये है कि जिस तरह सर ने फरमाया कि सिगरेट स्मोकिंग, आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाइप जो हुक्का स्मोकिंग पे भी स्टडीज़ लोगों ने की हैं मुख्तलिफ ममालिक में, और सिगार पे भी। तो सिगार पीने वालों और पाइप पीने वालों का जो कैंसर होने का, लंग कैंसर होने का चांस थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू सिगरेट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा है उस बंदे से जिसको जो सिगरेट नहीं पीता। तो अब इस तरह ई सिगरेट्स या वेपिंग जो है, इसमें भी केमिकल बर्न होते हैं और ये भी नया डेटा इवॉल्व हो रहा है। ई सिगरेट के बारे में चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, लेकिन वो भी डेंजरस है। वो आप उसको बिल्कुल ही ये नहीं कह सकते कि वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और ताकि लोग उस पर कन्वर्ट होना शुरू हो रहे हैं। जी, शुरू में एयरलाइंस में अलाउड थी, कुछ अर्सा अलाउड रही हैं, उसके बाद फिर इंटरनेशनली वो भी बैन हो गई थी। अब हम डॉक्टर फ़ारूक से पूछते हैं कि सर अर्ली
जिसमें डॉक्टर कासिम फरमा रहे थे कि ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो एडवांस स्टेज में आ रहे होते हैं, तो लंग कैंसर की या फेफड़ों के सरतान की जो अर्ली सिम्टम्स, जो इब्तदाई अलामात हैं, वो क्या होती हैं, सो दैट के अवाम में अगर वो आती हैं तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, और क्लासिकल सिम्टम्स कौन से होते हैं कि जिस पे उसको यकीन हो जाना चाहिए कि ये लंग कैंसर ही है। जी थैंक यू वेरी मच आमिर, ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए, जो हमारे मुल्क में जो अभी हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, हम आवाम को के पास जाके उनको आगाही कर रहे हैं, इसको हम अपनी ज़बान में बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। और जो सिम्टम आ जाए तो फिर तो कैंसर बन जाता है। हमें तो ये करना है कि कैंसर बनने से पहले उसको ढूंढना है, जिसको हम स्क्रीनिंग का प्रोसीजर बोलते हैं। तो हम छाती के सरतान में तो बहुत दफ़ा बता चुके हैं कि मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड उसको पिक करता है, सेल्फ एग्जामिनेशन। लेकिन तो चेस्ट के लिए मुश्किल है कि हम उसे बगैर किसी अलामत के पिक करें, लेकिन हम वो लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनको ये कैंसर हो सकता है। तो हर वो शख्स जो साल में 30 या 30 से ज़्यादा पैकेट सिगरेट के पीता है, या वो एस्बेस्टॉस के साथ काम करता है, या वो डीप माइनर है, या वो रेडिएशन वर्कर है, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी के लोग हों जो एटॉमिक तापकारी से डील करते हों, या मेरी तरह के रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हों जो रेडिएशन से एक्सपोज होते हों, या एक्सरे वर्कर्स हों, उन सब के लिए ज़रूरी है कि वो एक लो डोज HRCT करवाएं, ताकि अलामत या सिम्टम आने से पहले हम उसको पिक कर लें। अर्ली स्टेज में करेंगे तो आपके क्योर का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये तो है सेकेंडरी प्रिवेंशन। आप जो बात कर रहे हैं या जो आपका सवाल है वो टर्शरी प्रिवेंशन है कि अब कैंसर बन चुका है तो वो किस तरीके से नमूदार होगा। तो सबसे कॉमन तो नैगिंग कफ है या खांसी, जो आम इलाज से ना जाए, क्योंकि बहुत सारे ये लोग सिगरेट पीते हैं तो खांसी तो इन्हें दायमी रहती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाला उसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है, तो खांसी तो रहेगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर आप 30 या 30 से ज़्यादा पैक्स इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको लो डोज HRCT कराने में कोई मुज़ायका नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि खांसी के साथ बलगम का आना, खून ख़ास तौर पे अगर उसमें आए तो TB के अलावा जो एक बड़ा मेजर रीज़न है, और भी बहुत सारी अलामात हो सकती हैं, मसलन पल्मोनरी एम्बोलिज्म या क्लॉट बन जाए, वो भी ये कर सकता है। हार्ट के कुछ हैं, लेकिन एक बड़ी अलामत जो है वो खून बलगम में अगर आए तो फौरी तौर पे डॉक्टर से रजू करना चाहिए। इसके अलावा सांस का चढ़ना, सांस के चढ़ने के अलावा सीने में दर्द होना, ख़ास तौर पे जो फेफड़ों के ये हिस्से हैं जिन्हें हम सुपीरियर लोब या अपर लोब बोलते हैं, राइट या लेफ्ट, यहाँ पे हमारी ब्रेकियल प्लेक्सस जा रही है, नर्व्स का गुच्छा होता है जो आपका आर्म मूव बगल के अंदर भी जी, तो बहुत एडवांस होगा तो वो फिर दर्दें करेगा, इसको पकड़ के कोई यहाँ जाएगी। कुछ ऊपर जो नर्व्स हैं उनको पकड़ता है, उसमें कुछ सर्वाइकल चेन के सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा वज़न का कम हो जाना, ये वो अलामात हैं जो कि आपको इस तरफ ले मतलब वार्निंग बेल्स बज जानी चाहिए इन अलामात के साथ। कम से कम वेट लॉस अगर इन सब चीज़ों के साथ है तो वो एक अच्छी बात नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कैंसर, क्योंकि कैंसर तो नाम ही उस बीमारी का जो फैलती है, तो ये फेफड़ों का कैंसर जो है ये हमने दिमाग में भी जाते हुए देखा है। जितना एडवांस होगा उतना दिमाग में जाने का, अभी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे स्मॉल सेल का, उसमें हम दिमाग में हो या ना हो हम फिर भी शुआएं लगाते हैं, क्योंकि उसमें छोटे माइक्रोमेट्स होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, ये भी दिमाग में जाता है। स्टेज 3B हो तो हम वैसे ही CT ब्रेन करके देखते हैं कि वहाँ बीमारी मौजूद तो नहीं है। और दूसरी चीज़ जो है वो है कि अगर ये दिमाग में जाएगा तो आपको सर दर्द, उल्टियों का आना, ख़ास तौर पे सुबह के मौके पे फिट्स का पड़ना, जो कि आम दवाइयों से ना जाए। दूसरा, हड्डियों में दर्द होना या पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो जाना, और कभी कभी ये जिगर में जा सकता है जिससे आपको यरकान या जिगर के फंक्शंस या जिगर खुद बड़ा हो सकता है। तो ये वो अलामात हैं जिनमें एडवांस डिजीज़ को आप पकड़ सकते हैं। अब हम डॉक्टर कासिम से पूछते हैं कि सर हर कैंसर की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं ना, हमने ग्रेडिंग की होती है कि ये स्टेज 0 है, स्टेज 1, 2, 3, तो लंग कैंसर में भी कोई स्टेजिंग वगैरह होती है? जी बिल्कुल, ये एक TNM क्लासिफिकेशन होती है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। उसमें 4 स्टेजेस बेसिकली होती हैं, स्टेज 1, 2, 3 और 4। जो स्टेज 4 है उसका मकसद ये है कि वो फेफड़े को छोड़ के या तो दूसरे फेफड़े में बीमारी चली गई है या किसी और ऑर्गन में चली गई है, फेफड़े के अंदर पानी आ गया फेफड़े के बाहर झिल्ली के, या हड्डियों में चली गई, या जिस तरह ब्रेन में चली गई है, दिमाग में या जिगर में चली गई है।
या पेट के किसी ऑर्गन में चली गई, हड्डियों में चली गई है, तो वो तो स्टेज 4 डिजीज़ हो गई। जो स्टेज 1 और 2 है वो समझ लें कि अर्ली स्टेजेस काउंट होती हैं। इसमें स्टेज 1 2 में तो सर्जरी किसी भी फॉर्म में हो, बाद औक़ात बहुत छोटा ट्यूमर हो तो एंडोस्कोपिकली भी रिमूव हो सकता है, बाइट से रेडिएशन के थ्रू भी रिमूव हो सकता है, और उसके लिए सर्जरी भी होती है। सर्जरी के बाद फैसला होता है कि मरीज़ को कोई कीमोथेरेपी या टारगेटेड इलाज की ज़रूरत है या नहीं है। फिर स्टेज 3 के आगे 2-3 वैराइटीज़ होती हैं। स्टेज 3 अमूमन ए जो है या बी जो है, ये इसको भी सर्जरी की जा सकती है। बाद औक़ात उसमें पहले दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं और फिर सर्जरी होती है, और सर्जरी के बाद फिर शुआएँ भी लगती हैं। और एक स्टेज 3 का सबसेट ऐसा भी होता है, जिस तरह सर बता रहे थे कि एक ऊपर वाले जो सुपीरियर सर्कल्स ट्यूमर होता है वो यूजुअली ऑपरेशन आप नहीं कर सकते, होता लोकलाइज्ड है लेकिन वो अभी फैला नहीं होता, लेकिन वो ऐसा होता है कि पूरी तरह ऑपरेट नहीं कर सकते, तो उसको फिर रेडिएशन, शुआएँ और कीमोथेरेपी इकट्ठी दी जाती है। और उसके बाद अब नई जो चीज़ आ रही है वो इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ हैं, जो जिन्होंने लंग कैंसर को इसकी जो नेचुरल हिस्ट्री को चेंज कर दिया है। जिस तरह हमने जब शुरू की थी ऑन्कोलॉजी की प्रैक्टिसेस अपनी या ट्रेनिंग, उस वक़्त 5 साल सिर्फ 10% लोग होते थे लकी जो 5 साल से बियॉन्ड जाते थे फैली हुई बीमारी के साथ, यानी कि 90% लोग 5 साल और 4 90% लोग 5 साल के अंदर फौत हो जाते थे। अब जो इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ आई हैं और जो टारगेटेड दवाइयाँ जो हम बाद में बात भी करेंगे जी बिल्कुल, उनसे तकरीबन 30 से 40% लोग 5 साल क्रॉस कर रहे हैं। और हम एक चीज़ अपनी कैंसर में टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, फंक्शनल क्योर, यानी कि अगर 5 साल गुजर जाएं और मरीज़ में बीमारी की कोई अलामत ना हो, तो मतलब वो सीटी स्कैन पे भी नज़र ना आए और बज़ाहिर अलामत भी ना हो, तो उसको हम फंक्शनल क्योर कहते हैं। तो अब ये भी इवन मुमकिन हो गया है, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स आई हैं कि इम्यूनोथेरेपी, वो उसके बारे में हम बात करते हैं अभी डॉक्टर फ़ारूक, कुछ दिन पहले मैंने प्रोग्राम किया मल्टीपल मालूमा के ऊपर। नाज़रीन, मल्टीपल मालूमा पे आपने प्रोग्राम देखा होगा, ब्लड कैंसर के किस्म है, तो उसमें हमारे जो एक्सपर्ट थे मेजर जनरल तारिक महमूद सत्ती साहब थे, शिफा इंटरनेशनल के आपके कुलीग ही हैं। तो वो फरमा रहे थे कि जैसे मल्टीपल मालूमा में अगर हाई ब्लड कैल्शियम लेवल हैं तो पेशेंट को थोड़ा सा, और ये कैल्शियम का जो लेवल है और एनीमिया भी हो जाता है उसमें, ये आम सी टेस्ट लैब से भी टेस्ट किया जा सकता है। लंग कैंसर के केस में सर कोई आम टेस्ट हैं जो जिसे आम फ़ौरन करवा लें, या कोई ख़ास किस्म की टेस्टिंग हैं जिनको करवा कर इसे इसकी तशख़ीस की जाती है? जी, अनलकीली या अनफॉर्चुनेटली फेफड़ों के सरतान में कोई ब्लड टेस्ट नहीं है जो कैंसर को डिटेक्ट कर सके, कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है। जैसे मैंने कहा, स्क्रीनिंग के लिए लो डोज HRCT ऑफ द चेस्ट हम करते हैं, लेकिन अगर किसी को ये शुबा हो कि उसको फेफड़ों का सरतान है, वो तमाम अलामात हों और एक्सरे पे या CT स्कैन पे कोई शेडो नज़र आए, सबसे पहली चीज़ जो हम एक ट्यूमर बोर्ड में फ़ैसला करते हैं कि इसको हम बाहर से CT स्कैन के ज़रिए नीडल डाल के इसकी वापसी करेंगे, या कैमरा गले में से डाल के सांस की नाली में से थोड़ी सी बेहोशी के साथ जो सेंट्रल लीजन्स हैं उनकी वापसी करेंगे। तो सबसे पहला मरहला उस टिश्यू की वापसी करना ज़रूरी है जो हमें नज़र आ रहा है। आम तौर पे जो फेफड़ों का सुरतान होगा वो एक बड़ा सा मास होगा कहीं पे, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि उसके छोटे छोटे सैटेलाइट नोड्यूल्स हों, लेकिन क्योंकि फेफड़ों में भी कैंसर आ सकता है कहीं और से, जो आप अभी बाद में मुझसे पूछेंगे, जी बिल्कुल, तो मल्टीपल हों, दोनों साइड पे हों, तो फिर ज़्यादा शुबा होता है कि कहीं से आया है। तो बहर सूरत दोनों सूरतों में CT स्कैन कराना लाजमी है, और साथ में ब्रोंकोस्कोप करके या तो हम CT गाइडेड बायोप्सी करते हैं या फिर हम ब्रोंकोस्कोपिक या कैमरा डालकर छोटी नीडल के साथ कभी कभार अल्ट्रासाउंड यूज़ करके हम ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सीज करते हैं। वो टिश्यू फिर पैथोलॉजिस्ट के पास जाता है, वो माइक्रोस्कोप पे देख के बताती है कि ये कैंसर है तो ये क्या प्राइमरी सरतान फेफड़ों का है या कहीं और से आया है, क्योंकि फेफड़ों में बहुत सारे कैंसर जा सकते हैं। ये जब प्रोसेस हो जाता है, इसके बाद तशखीस के बाद उनका मरहला होता है स्टेजिंग का, जिसमें हम CT चेस्ट, मैंने अभी जिक्र किया, कभी कभी MRI ब्रेन या CT ब्रेन, एड्रीनल ग्लैंड्स, जिगर को देखते हैं, हड्डियों का स्कैन कराते हैं जिसे हम बोन स्कैन कहते हैं। ये सारा वो मरहला है कि हम ये जान सकें कि इस मरीज़ की स्टेज क्या है, या ये स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्योंकि सही स्टेज बताकर ही हम सही ट्रीटमेंट
आपको जब तक आपके प्रॉब्लम मरीज का को guide कर एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं होगी तो सोल्यूशन जी। भी फिर उसी हिसाब से होगा। एग्जैक्टली और अब जो सबसे मॉडर्न है वो है पेट स्कैन करना। हमारे यहाँ इस्लामाबाद पिंडी में CMH रावलपिंडी के अंदर पेट स्कैन लगा हुआ है, वहाँ से हम करवा सकते हैं। लाहौर वालों के लिए इनमोल जो कि एटॉमिक एनर्जी का इदारा है वहाँ से, या शौकत खानम से, इसी तरह कराची में 3-4 जगहों पे पेट स्कैन लगा हुआ है जो कि CT स्कैन से आप कह सकते हैं सुपीरियर है। उसके अंदर हड्डियों का स्कैन भी हो जाता है, दिमाग के अलावा हर चीज़ का स्कैन है, वो आपकी सही स्टेजिंग कर सकता है। यहाँ पर नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हमारे दोनों माहिरीन से हो रही है फेफड़ों के सरतान के ऊपर। अब हम डॉक्टर कासिम से पूछते हैं कि सर अभी आपने स्टेजेस का जिक्र किया, तो अगर बिल्कुल इब्तदाई स्टेज में है उसमें और आखिरी स्टेज में चल के ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है आपके जहन में? वो जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि स्टेज 1, 2 और 3 की कुछ सबसेट में आप क्योर के लिए जाते हैं। 1 और 2 में सर्जरी की कोई फॉर्म भी, उसमें जिस तरह सर फरमा रहे थे कि एक ट्यूमर बोर्ड बनता है जिसमें कैंसर के तमाम जो कैंसर के इलाज के डॉक्टर होते हैं, मतलब मेडिकल ऑन्कोलॉजी वाले, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी वाले, मल्टी फ्रेटर्निटी एक वो टीम होती है, इसमें सर्जन्स भी होंगे। बोर्ड होता है, उसमें रेडियोलॉजिस्ट भी होते हैं, सर्जन भी होते हैं, फिजिशियंस भी होते हैं, नर्सेज और सारे होते हैं। अब वो वहाँ पे आके प्लानिंग होती है कि सारे अपने कंसेंसस के स्टेज एग्जैक्ट क्या है और टाइप कौन सी है बीमारी की। और अब ये बहुत ज़्यादा इसका इलाज जो है ना वो बारीक बीनी के साथ फैसला करना पड़ता है। हमें बदकिस्मती से पाकिस्तान में वो सारी दवाइयाँ और वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो हमारा काम रिलेटिवली आसान है। लेकिन अब ये लंग कैंसर क्योंकि एक बीमारी नहीं है, ये आप जैसा हम आगे भी देखेंगे ये बेशुमार बीमारियाँ हो सकती हैं। इसमें एक चीज़ होती है जिसको ड्राइवर म्यूटेशन बोलते हैं, वो एक सर्टेन परसेंटेज है, 40-50% लोगों में जो कैंसर सरतान उसी पे चल रहा होता है, तो उनके ख़िलाफ़ दवाइयाँ अब अर्ली स्टेजेस में भी आ रही हैं। और वो लेकिन अभी बदकिस्मती से पाकिस्तान में कुछ हैं जो स्मगल्ड मिलती हैं, अभी रजिस्टर्ड नहीं है। तो बुनियादी सी चीज़ ये है कि अब जैसे जितनी इब्तदाई स्टेज होगी सर्जरी हो जाएगी, फिर उसी बोर्ड में आफ्टर सीइंग दी हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट डिसाइड होगा कि अब इनको मज़ीद रेडिएशन की ज़रूरत है और कीमोथेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं। आमतौर पर ट्यूमर अगर 4 सेंटीमीटर से बड़ा हो या लिम्फ नोड में बीमारी गई हो तो उसको कम से कम 4 साइकिल कीमोथेरेपी के दिए जाते हैं। ट्रेडिशनली कीमो भी 3-4 किस्म की है, लेकिन वो 4 साइकिल ही देते हैं और 5% का फ़ायदा हो जाता है ओवरऑल सर्वाइवल में, ज़िंदगी की लेंथ में इंशाल्लाह अगर हम कीमो से। बाकी अगर रेडिएशन की ज़रूरत पड़े वो भी सर बताएंगे, अभी रेडिएशन में इंडिकेशन होती हैं उसकी ख़ास। तो रेडिएशन के साथ मज़ीद अगर सर्जरी प्रॉपर नहीं हो पाई, पूरी तरह मार्जिन रिमूव नहीं हो पाए, नोड पॉजिटिव थे, ट्यूमर बड़ा था, तो फिर रेडिएशन के साथ सर्जरी की जो कमी रह गई होती है इसको कवर किया जाता है। और रेडिएशन और सर्जरी ये दो बहुत ही वाइटल कंपोनेंट हैं, अगर हो सकें तो ये बुनियादी तौर पे क्यूरेटिव इंटेंट है। बाकी अगर स्टेज 3 है जो उसमें आगे 3 वैराइटीज़ हैं, पहली 2 को आप सर्जरी भी कर सकते हैं, होती कंबाइंड मोडालिटी है, सर्जरी रेडिएशन कीमो तीनों चीज़ें चलती हैं। स्टेज 3 एडवांस्ड हो या 4 हो जिसमें ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो फिर आपकी बेसिकली इंटेंशन हो जाती है कि मरीज़ की बीमारी को और उसके अलामात को कंट्रोल रखें और उसकी ज़िंदगी को बढ़ाने की कोशिश की जाए और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाए। उसके लिए फिर पैलिएटिव कीमोथेरेपी है, अगर टारगेटेड थेरेपी है वो डिपेंड करता है कि कौन सा टारगेट है मरीज़ की बीमारी का, या इम्यूनोथेरेपी है, उसके लिए भी ये ट्यूमर बोर्ड में डिस्कशन होती है। और जो इसकी किस्म जिससे हमने पहले बात की थी, तो अब वो जो नॉन स्मॉल सेल और स्मॉल सेल वो एक एम्पिरिक चीज़ रह गई है। अब एक और टेस्ट हैं जो पाकिस्तान में भी अब अवेलेबल हो गए हैं, कुछ हमारी लोकल लेबॉर्ट्रीज भी शुरू कर रही हैं, बाहर भी भेजे जाते हैं, उसको कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। वो ट्यूमर का टिश्यू है, इवन ब्लड पे भी वो हो सकता है, उस पर ख़ास टेस्ट करके देखा जाता है। एक तो कंफर्म हो जाता है कि ये बीमारी का ओरिजिन कहाँ से है, दूसरा उसकी टाइप कंफर्म हो जाती है, और तीसरा पता चल जाता है कि कौन सी ऐसी उसमें जेनेटिक ऑल्ट्रेशंस नज़र आ रही हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं विद टारगेटेड दवाइयाँ जो खाने की हैं, जो इंजेक्शन फॉर्म में है, या इम्यूनोथेरेपी आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते।
तो वो इम्यूनोथेरेपी की बात अभी हम दोबारा करेंगे जब आते हैं। तो आपने रेडिएशन का जिक्र किया, चूँकि हमारे साथ रेडिएशन के एक्सपर्ट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर फ़ारूक भी तशरीफ़ फरमाए, तो उनसे पूछते हैं कि सर जिस तरह डॉक्टर कासिम ने फरमाया कि उसके साइकिल्स होते हैं, तो रेडिएशन का भी ज़रा आवाम को बताइएगा सादा अल्फाज में कि ये शुआएँ देने का तरीका कार क्या होता है, कितनी दफ़ा महीने में लेनी होती हैं, ये पब्लिक को आमतौर पर ये चीज़ें पता नहीं होती। बिल्कुल ठीक है जी। देखिए, जिस तरह आप लो डोज रेडिएशन से कैंसर हो सकता है, तो कैंसर हो जाए तो उसका एक बहुत अच्छा जो इलाज का है वो रेडिएशन थेरेपी है। मतलब जहर भी यही है और तरियाक भी यही है। तरियाक भी यही है इत्तेफाक से। तो रेडिएशन थेरेपी हमारे यहाँ शिफा इंटरनेशनल में तो हम बड़ी प्रिसाइज रेडिएशन देते हैं। प्रिसिजन सिर्फ उसी ट्यूमर को ट्यूमर और उसके ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स को हम ट्रीट करते हैं, और हमारे पास ऐसे आलात और ऐसे क्वालिटी एश्योरेंस टूल्स हैं कि हम ये इंश्योर करते हैं कि जहाँ पे रेडिएशन को जाना है वो वहीं पहुँचे। तो ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी इस ड्रोन से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं। तो एक्चुअली हमारे पास जो कंप्यूटर होता है वो उसी तरह से ही ड्रोनिंग करता है। अगर मैं टारगेट हूँ तो वो मुझे ही मारेगा। आप 3 लोग जो इस कमरे में बैठे हुए हैं उन्हें वो कम से कम रेडिएशन देगा, तो कोलैटरल डैमेज जो है वो उसको हम कम करते हैं। दूसरे जो हेल्दी टिश्यूज हैं उनके ऊपर शुआएं असरअंदाज ना हो। जी बिल्कुल। तो इसमें आपका जो कोलैटरल डैमेज कम करता है, इसलिए हम अपने आप को क्लेम करते हैं कि वी आर होम ऑफ प्रिसिजन रेडियोथेरेपी एट शिफा इंटरनेशनल। तो अभी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे स्टेजेस का या मुख्तलिफ मरहलों का जिसमें कैंसर की तशखीस होती है। तो इन्होंने अभी जिक्र किया कि अगर ट्यूमर का साइज़ 4 सेंटीमीटर से बड़ा हो उसको हम स्टेज 1B बोलते हैं। तो TNM स्टेज के हिसाब से स्टेज 1B हो, 2 हो या 3A हो, तो इसमें अगर ट्यूमर पूरी तरह से ना निकल सके तो कीमोथेरेपी के 4 साइकिल लगाने के बाद अगर रिसेक्शन मार्जिन जहाँ से कट लगाया गया है वो पॉजिटिव आ जाए या बहुत क्लोज हो तो हम सीक्वेंशियल रेडियोथेरेपी देते हैं। रेडिएशन का जो अमल है वो तो सिर्फ 5 मिनट का है, लेकिन मरीज़ को टेबल पे लिटाना, उठाना, उसके चेक एक्सरेज करने में 15 मिनट तकरीबन हमारे डिपार्टमेंट में एक मरीज़ को जो IMRT कर रहे लगते हैं। हफ्ते में 5 दिन रेडिएशन लगती है और हमारी कोशिश होती है कि ये रेडिएशन 6 हफ्ते में लगे। तो आना तो आपको 6 हफ्ते में 30 दिन ही पड़ेगा, लेकिन आपकी रेडिएशन का जो अमल है वो 10 से 15 मिनट के अंदर कंप्लीट होता है। इसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया था स्मॉल सेल लंग कैंसर, क्योंकि उसका दिमाग में जाने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, तो एक दफ़ा जब कीमोथेरेपी का अमल ख़त्म हो जाए तो डॉक्टर साहब हमें मरीज़ भेजते रहते हैं। हम होल ब्रेन रेडियोथेरेपी लगाते हैं, इसलिए कि दिमाग में वो रिसोली जो है उसको हम वक्त पे काबू कर लें। इसी तरह जो एडवांस स्टेजेस हैं, स्टेज 3B जिसको रेडिएशन जिसको सर्जरी के साथ निकाला नहीं जाता, और अगर मरीज़ फिट हो न्यूट्रिशनली, उसका परफॉर्मेंस स्टेटस अच्छा हो, वो एक बहुत ज़्यादा बूढ़ा ना हो जो कि टॉलरेट नहीं करते, यूजुअली 65 ईयर्स से नीचे उनको कंकरेंट कीमो रेडियोथेरेपी दी जाती है, यानी कीमोथेरेपी के साइकिल्स रेडिएशन थेरेपी के साइकिल्स के साथ मिला के दिए जाते हैं। और बाज़ मौके पे जब कैंसर चौथी स्टेज में चला जाए तो फिर हम उसको एज अ पैलिएशन यूज़ करते हैं। मसलन अगर किसी हड्डी में घुस गया, बहुत दर्द कर रही है, फ्रैक्चर हो सकता है ख़ास तौर पे वेट बेयरिंग बोन्स, कूल्हे की हड्डी पे या टांग की हड्डी में, तो वो अपाहज हो सकता है। उसको रोकने के लिए हम एहतियाती शुआएँ लगाते हैं। दिमाग में चला जाए तब भी हम शुआएँ लगा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास आज ही मेरे पास एक केस ऐसा आया हुआ था जो कि साउथ पंजाब में ऑपरेट हुआ है। उनके इल्म में नहीं था, उनको एक मैस नज़र आया और निकाल दिया। तो मरीज़ आज काफ़ी तकलीफ़ में आया, उसका बाजू भी काम नहीं कर रहा, तो उसको हम आमतौर पर अपनी ज़ुबान में सुपीरियर सल्कस ट्यूमर बोलते हैं, जो कि यहाँ से जैसे मैंने आपको शुरू में बताया प्रोग्राम के नर्व्स निकलती हैं जिन्हें ब्रेकियल प्लेक्सस बोलते हैं। जब वो उसको पकड़ लेता है तो फिर ब्रेकियल प्लेक्सोपैथी शुरू हो जाती है। तो उनकी ऑपरेशन तकरीबन 5 हफ्ते पहले हुआ था, वो पूरी तरह से सफाई नहीं हो सकी, क्योंकि अगर आप पूरी सफाई करेंगे तो इस बाजू का फालिज हो जाएगा नर्व्स काटने से। तो इस तरह के ट्यूमर को आप अप फ्रंट ही कंकरेंट कीमो रेडियोथेरेपी के साथ ट्रीट करते हैं और बाद में उनको कुछ साइकिल कीमोथेरेपी के लगाते हैं। इसी तरह हमारे पास एक साहब ऐसे आए हैं आजकल में जो कि ऑपरेबल नहीं है। एक होता है इररिसेक्टेबल। इररिसेक्टेबल का मतलब है कि टेक्निकली सर्जन के पास चांस नहीं है कि उस ट्यूमर को निकाल सके। इनऑपरेबल होता है कि वो मेडिकली फिट नहीं है कि वो एक बड़ी सर्जरी बर्दाश्त करे। शुगर है, ये हाई ब्लड प्रेशर मतलब है, और इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, कार्डियोमायोपैथीज़ हैं, एनेस्थीसिया नहीं टॉलरेट करता, और कई मरीज़ ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमने सर्जरी करानी ही नहीं है।
तो इसी तरह इंग्लैंड में कुछ ऐसे इदारे हैं जहाँ सैबर यूज़ होता है, स्टीरियोटैक्टिक एब्लेटिव बॉडी रेडियोथेरेपी, क्योंकि वहाँ स्क्रीनिंग का अमल बहुत ज़्यादा है। एक तो गोरे सिगरेट बहुत पीते हैं, दूसरा उनका स्क्रीनिंग का अमल है, तो वो बहुत छोटे छोटे पेरिफेरल ट्यूमर्स पिक कर लेते हैं, वो 90 साल की उम्र में होते हैं। तो वहाँ पे स्टीरियोटैक्टिक एब्लेटिव बॉडी रेडियोथेरेपी आपको वही 5 साल का लोकल कंट्रोल देती है जो कि सर्जरी देती है, और ये बड़ी लोकलाइज सी ट्रीटमेंट होती है। ट्यूमर के इर्द गिर्द सिर्फ 5 मिलीमीटर का एरिया, बहुत छोटा ट्यूमर भी है नहीं जी। तो हम मेरे ऐसा हुआ है 2 साल पहले मैंने एक ऐसा पेशेंट यहाँ पे ट्रीट किया है। हमारे पास तो साइबर नहीं है, कराची में आई गेस इंडस वो साइबर है, आप उसको साइबर को साइबर से साइबर नाइफ वो साइबर नाइफ है। वो साइबर नाइफ में मौका मिल रहा है तो बताता चलूँ कि साइबर नाइफ से भी आप लंग कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन साइबर नाइफ बेसिकली ब्रेन ट्यूमर्स को ट्रीट करने का एक तरीका है जो आमतौर पे जिसका साइज़ 2 या 3 सेंटीमीटर का आइडियली हो। मैक्सिमम साइज़ जो ये ट्रीट कर सकता है वो 5 सेंटीमीटर है। मेटास्टैटिक डिजीज़ के अंदर साइबर नाइफ का कोई रोल नहीं है। इसी तरह साइबर नाइफ को लंग के अंदर इस्तेमाल करने को तो कर सकते हैं, लेकिन इतना कोई डेटा नहीं है हमारे पास। सैबर इज़ स्टीरियोटैक्टिक एब्लेटिव बॉडी रेडियोथेरेपी, SABR। तो हमारे पास सैबर तो नहीं है, लेकिन मैंने उनको IMRT से 1 सेंटीमीटर मार्जिन के साथ ट्रीट किया। ये जो साहब थे इनको 1 साल के बाद ही मसाने का भी कैंसर हो गया, तो वो उसका इलाज इस वक्त करवा रहे हैं, लेकिन 2 साल से इनकी डिजीज़ जो है वो पेरिफेरल थी, वो रुकी हुई है, वो स्टेबल है, वो स्टेबल है। तो इट इज़ एज गुड एज डूइंग सर्जरी। तो ये उन लोगों के लिए जिनकी सर्जरी हो नहीं सकती। डॉक्टर कासिम, आपने साइकिल्स का जिक्र किया, तो सादा अल्फाज में एक लंग कैंसर का मरीज़ जिसे कीमोथेरेपी दी जाती है, कितने % उसको फ़ायदा होता है, और क्या जो फ़ायदा हो जाता है या बीमारी अपनी जगह रुक गई है उसके बाद रिलैप्स या दोबारा भी हमला हो सकता है कैंसर का? कीमोथेरेपी यूज़ करें अगर आप क्यूरेटिव इंटेंट में हो स्टेज 1, 2 और 3 के अंदर, तो कीमोथेरेपी का रोल है उससे 5 से 6% ओवरऑल सर्वाइवल जो प्रोलॉन्ग होती है ज़िंदगी में इजाफा, यानी कि अगर आप ना करें तो 6-7% लोगों को एडवांटेज होता है विद 4 साइकिल्स ऑफ कीमो। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक पॉइंट पब्लिक के लिए ज़रा क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि आपने फरमाया कि 5 से 6%। अब पब्लिक ये ना समझे कि ये शायद 5 से 6% लोग ठीक होते हैं, ये ओवरऑल वो बात हो रही है कि अगर विदाउट ट्रीटमेंट, मिसाल दे रहा हूँ, अगर उसने 10 साल ज़िंदा रहना था तो वो 5% मज़ीद ज़िंदा रहेगा, इसी तरह ही है सर? वो मतलब अगर फ़र्ज़ करें आप कोई इलाज ना करें तो 100 में से फ़र्ज़ करें 50 मरीजों की बीमारी वापस आनी है, और अगर आपने कीमोथेरेपी दे दी तो ओवरऑल 6-7 पर मतलब अब 56 से 57 मरीज़ जो हैं उनकी बीमारी वापस नहीं आएगी। तो इसमें तो छोटी छोटी परसेंटेजेस भी काउंट करती हैं। स्टेज 4 जब होती है बीमारी फैली हुई, तब आपका जो गोल है इलाज का, जो हमारा वो मकसद ये होता है कि बीमारी का कंट्रोल और मरीज़ की अलामतें कम करनी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करनी, और कोशिश करनी कि अल्लाह ताला मरीज़ की ज़िंदगी में भी इजाफा करें। तो उसके लिए कीमोथेरेपी भी यूज़ होती है और बाकी दवाइयाँ भी यूज़ होती हैं। कीमोथेरेपी आप कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक दवाई आपने 6 महीने इस्तेमाल की है, फिर बीमारी बढ़ रही है या उसे साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा आ गए, फिर दवाई चेंज हो गई, जब तक वो काम करेगी फिर अगली दवाई आ जाएगी। तो सिक्वेंशली आप चलते रहते हैं जब तक कि मरीज़ फ़िट और इस काबिल रहता है कि वो ये दवाओं को बर्दाश्त कर सके। ये फ़िटनेस वाली चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर तो मरीज़ बीमार हो कोई और बीमारियों की वजह से, मिसाल के तौर पे शुगर है, जिससे डॉक्टर साहब ने फरमाया ब्लड प्रेशर बहुत ख़राब था, हार्ट ख़राब है, गुर्दे डैमेज है, लिवर डैमेज है, मरीज़ बिल्कुल ही बेड बाउंड है इन बीमारियों की वजह से, उसमें तो फिर लंग कैंसर की फैली बीमारी का इलाज तो मुमकिन नहीं होगा कीमो के साथ। कीमो रिकमेंडेड है उन लोगों के लिए जो अपना चल फिर सकें, बाथरूम खुद जा सकें, नमाज़ पढ़ सकें, वज़ू कर सकें। लेकिन अगर वो अपनी लंग कैंसर की बीमारी की वजह से फ़िटनेस उनकी ख़राब है तो फिर आप सोच सकते हैं उनका इलाज करने के बारे में भी। और अनफॉर्चुनेटली अर्ली स्टेज में भी 50% समझ लें आप बीमारी वापस आनी ही आनी है। तो सब कुछ करने के बावजूद अब पूरी दुनिया में जो रिसर्च है यही है कि ये जो लंग कैंसर है इसमें बीमारी की वापसी बहुत ज़्यादा है। बेशक आप क्योर के लिए जा रहे हैं, सर्जरी भी कर दी, छुआएँ भी लगा दी, कीमो भी दे दी और इलाज भी कर लिया, लेकिन बीमारी फिर भी वापस आ जाती बदकिस्मती से। तो अभी ऐसी नई वो रिसर्च चल रही है कि ये बीमारी की जो वापसी है इसको रोका जाए। डॉक्टर फ़ारूक, अभी ये बात अभी ट्रीटमेंट से रिलेटेड ही चल रही है। एक पेशेंट जो बिल्कुल डायग्नोज हो गया है, स्टेज 3 है या स्टेज 4 है लंग कैंसर की, और किसी भी वजह से मतलब हो सकता है उसके पास पैसे ना हो या किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पे
कि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ ना हो और वो ट्रीटमेंट ना ले सके, तो रफली कितने ईयर्स तक वो ज़िंदा रह सकता है? जी देखिए, स्टेज 3B का वही प्रोग्नोसिस है जो स्टेज 4 का है। तो अगर आप किसी मरीज़ को, मतलब इसमें 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि जैसे अंगूर का गुच्छा है, इसको बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले जाएं और लाखों गुच्छे बना दें तो फेफड़ा कुछ इस तरह का होता है। वो एक छोटी सी कह लें कि लोब्यूल होता है, उसकी एक डक्ट होती है। जैसे ऊपर अल्लाह ताला ने मॉइस्चर, पसीना या वैसे मॉइस्चर रखा हुआ है, सेबेशियस ग्लैंड्स बनाते हैं, एक ऑयली जो हमारी स्किन को बचाता है या ऑयली रखता है, ड्राई नहीं होने देता। जी बिल्कुल। इसी तरह अंदर का जो म्यूकोजल लाइनिंग है उसको म्यूकोजा बोलते हैं, और जी, उसमें बिल्कुल। अल्लाह मियाँ ने उसको नरम रखने के लिए नमी रखने के लिए आँखों के ऊपर भी नमी होती है। एग्जैक्टली। तो अल्लाह ताला का जो निज़ाम है कि वो जो लॉब्यूल्स हैं वो सिक्रीशंस बनाते रहते हैं, वो इतनी थोड़ी होती है कि वहाँ पे अल्लाह मियाँ ने ऐसे कह लें कि झाड़ू रखे हुए, सी लिया, वो सिक्रीशंस को निकालते रहते हैं, और वो आप ये जो स्वॉलो करते हैं बेसिकली अपना थूक निकलते हैं और अपनी ये सिक्रीशंस निकलते हैं। तो जब कैंसर बनता है वो लॉब्यूल्स में बनता है या डक्ट्स में बनता है, तो वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उस जगह को कोलैप्स कर देता है और ये सिक्रीशंस निकल नहीं सकती। जब सिक्रीशंस को निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो उसके ऊपर सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाती है। तो टिश्यूज को ऑक्सीजन भी कम मिलेगी, फिर फंक्शन नहीं कर रहे लंग्स प्रॉपर। फिर ये पेशेंट्स निमोनिया के साथ आते हैं, और कई दफ़ा क्योंकि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं या इनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत कम होती है, इसलिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सुपर एडेड ट्यूबरकुलोसिस हुआ हो या फंगल इन्फेक्शन हुई हो। तो अमूमी तौर पे आपको निमोनिया हो और वो एक आध महीने में ठीक ना हो या बार बार हो रहा हो, तो आपको आपके कान ज़रूर खड़े होने चाहिए कि भाई अंदर क्या वजह है, कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है या कोई लंग कैंसर है जो बार बार इसको प्रीडिस्पोज कर रहा है। तो जैसे आपने कहा स्टेज 3B-4 तो आखिरी स्टेजेस में आती है, इसके बाद तो कोई स्टेज नहीं है। अगर आप इन मरीज़ों को ट्रीट नहीं करेंगे तो ये तकरीबन 6 महीने में इनकी एक मीडियन सर्वाइवल है। अल्लाह ताला का ऐसा निज़ाम है कि इनमें से कुछ मरीज़ 1-2 जिनको हम आउटलायर्स बोलते हैं वो 5 साल भी ज़िंदा रह सकते हैं। उनमें वो म्यूटेशंस नहीं हैं या वो जीनियाती तब्दीली नहीं है कि वो मर्ज़ बड़ी तेज़ी से बढ़े, ठीक है, वो एक्सेप्शंस हैं। इसी तरह वो मरीज़ ऐसे भी हो सकते हैं जो 2 महीने में ही फौत हो जाएं, लेकिन एक मीडियन सर्वाइवल तकरीबन 6 मंथ्स समझा जाता है। और अगर हम उन मरीज़ों की बात करें जो स्टेज 4 में आए हैं, जिनको डॉक्टर साहब अभी जिक्र कर रहे थे कि उनकी फ़िटनेस, उनका परफॉर्मेंस स्टेटस, उनकी एज, उनकी कोमॉर्बिडिटी अगर हमें इजाज़त दे और हम उनका ट्रीटमेंट कर सकें, तो फिर वो कैंसर की टाइप पे मुनहसर है। अगर स्मॉल सेल लंग कैंसर है तो वो बेस्ट सर्वाइवल तकरीबन 15 से 17 महीने है। आजकल इम्यूनोथेरेपी आई हुई है, वो इसमें तकरीबन 2 महीने का इजाफा करती है। जो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है उसकी भी आगे टाइप्स हैं। एक एडिनो कार्सिनोमा है जो कि आम तौर पे एशियंस में होता है, ख़वातीन में होता है, सिगरेट स्मोकर वो नहीं होती हैं, एशियन पॉपुलेशन होती है। इनके अंदर एडिनो कार्सिनोमा में हमारे मुल्क में मेरा ख्याल है, अगर कासिम मुझसे मुत्तफ़िक हों, तो 30% के करीब ड्राइवर म्यूटेशंस होती हैं। इसमें हम इन टारगेट्स को गोलियों के ज़रिए TKIs हम उन्हें बोलते हैं, एरलॉटिनेब, जेफिटिनेब, अब ऑस्मेरेटिनेब आ गई है, ये गोलियां घर बैठ के खाते हैं और इनका जो फ़ायदा है वो कीमोथेरेपी से कहीं ज़्यादा है। अगर ये दवाइयाँ, ये म्यूटेशंस हमें मिल जाएं और मरीज़ को ये दवाई मुआफ़िक आ जाए, सेकेंडरी म्यूटेशन ना हो, तो मेरे तो ऐसे कुछ मरीज़ हैं और डॉक्टर साहब भी मुझसे एग्री करेंगे कि 3-3, 4-4 साल तक बीमारी को रोके जा सकता है। इस दौरान में मज़ीद तहकीक होती है, नई दवाइयाँ आ जाती हैं, इम्यूनोथेरेपी है, कीमोथेरेपी अभी भी आपके स्टोर में मौजूद है, आप बाद में दे सकते हैं। जिन मरीज़ों में PD-L1 स्कोर हाई हो उनको खाली इम्यूनोथेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। बुज़ुर्गों में कीमोथेरेपी देना हमारे लिए बाज़-औक़ात बहुत मुश्किल होता है, उनकी ख़ास स्कोरिंग है, अगर वो स्कोरिंग 50% से ज़्यादा हो तो हम कीमोथेरेपी ऑल टुगेदर छोड़ सकते हैं, उन मरीज़ों को इम्यूनोथेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे वो 5 साल तक 30 to 40% मरीज़ ऐसे हैं जो 5 साल गुजार सकते हैं, इवन इन स्टेज 4, जो कि आज से 3 साल पहले अनहर्ड था। इसी तरह जो पेशेंट्स जिनमें एडिनो कार्सिनोमा हो और वो ड्राइवर म्यूटेशंस ना हो, या वो सिगरेट पीते और उन्हें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो, तो उसमें इतनी ज़्यादा ड्राइवर म्यूटेशंस नहीं होती, वहाँ पे हमें कीमोथेरेपी ही ऑफ़र करनी होती है। और कीमोथेरेपी से जो है बेस्ट सर्वाइवल जो है वो 1 साल से तकरीबन 14 महीने तक है।
जिन मरीज़ों में तमाम दवाइयाँ एग्जॉस्ट कर जाएं, आजकल नया जेनेटिक टेस्ट कहलाता है, वो जीनियाती टेस्ट जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग बोलते हैं, हम आपका टिशू लेके बाहर भेज देते हैं और उस टेस्ट पे हमें अगर कोई टारगेट मिल जाए तो हमें नई ऑप्शंस मिल सकती हैं। अभी जीनियाती तब्दीली का डॉक्टर फ़ारूक ने जिक्र किया, तो डॉक्टर कासिम कुछ पेशेंट सुनने में आया कि वो ALK-ROS पॉजिटिव होते हैं, ज़रा अवाम की आगाही के लिए वो भी बताइएगा। और ये टारगेटेड थेरेपीज़ क्या होती हैं, या उन पेशेंट्स को भी हम कीमोथेरेपी से ट्रीट करते हैं? कीमोथेरेपी जो है ना वो नॉन सेलेक्टिव होती है, वो आपके कैंसर सेल्स को भी मारेगी और जो नॉर्मल सेल्स होते हैं जो तेईस से रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, जैसा हेयर सेल्स हैं, जल्द है, इसी वजह से बाल उतर जाते हैं मरीज के, पेचेस लग जाते हैं, मुंह पक सकता है, ये चीज़ें सारी होती हैं। टारगेटेड ऑपरेशन नहीं है वो। में ये मतलब है कि कैंसर जो है एक ख़ास जीन पे डिपेंडेंट है और उसको टारगेट किया जाता है एक ख़ास दवाई के साथ जो सिर्फ उस जीन पे जाके काम करेगी। तो उससे ये होता है कि जो नॉन सेलेक्टिव टॉक्सिटी जो आम है वो अमूमन कम हो जाती है। अब जैसे आप सर ने फरमाया कि एक होती है EGFR म्यूटेशन जो कि पाकिस्तान में हमें तकरीबन 30% के करीब लोगों में है। EML ELK जो रीअरेंजमेंट है जो आप फरमा रहे थे, ये एक तकरीबन 5% लोगों में ये भी होता है। इस तरह अब ROS म्यूटेशन है, उसके ख़िलाफ़ भी दवाई है। जो EML ELK है उसके ख़िलाफ़ एक दवाई है क्रिजोटिनेब, इसके अलावा ब्रिगेटिनेब और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लॉरलेटिनेब, काफ़ी दवाइयाँ आ गई हैं और वो अब पाकिस्तान में भी लॉन्च हो गई हैं, मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल्स लेके आ गई हैं। तो ये टारगेट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इन पे मरीज़ कीमोथेरेपी से बेहतर लंबा अरसा चलते हैं। इसी तरह ROS1 एक टारगेट है जो आप फरमा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ भी दवाइयाँ हैं। एक NTRK टारगेट है, उसके ख़िलाफ़ भी दवाई है। इस तरह MET एक एम्प्लीफिकेशन होती है, उसके ख़िलाफ़ भी दवाइयाँ अप्रूव हो चुकी हैं FDA में, पाकिस्तान में अगरचे अभी नहीं आई। तो ये RET इनहिबिटर, MET इनहिबिटर, RAS इनहिबिटर, ये सारे अब फर्स्ट लाइन यूज़ होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये टारगेटेड हैं और ये ब्रेन में भी अक्सर जाते हैं। और जो कीमोथेरेपी यूजुअली ब्रेन में कोई काम नहीं करती, जैसे सर फरमा रहे थे, इम्यूनोथेरेपी थोड़ा बहुत ब्रेन में काम करती है। तो ये सारी चीज़ें देखें अगर आप, तो ये कैंसर एक लंग कैंसर एक कैंसर नहीं है। इसके लिए जो ये टेस्ट है सारे ये कराने चाहिए, किसी प्रॉपर कैंसर सेंटर में जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए। अल्लाह ना करे किसी को ये अगर मरज़ लाहक हो जाए तो ये बिल्कुल अल्लाह ना करे ये कोई डेथ सेंटेंस नहीं है। इसमें फिर भी उम्मीद की किरण है, आपके पास सारी ऑप्शन मौजूद हैं, कीमो, टारगेटेड इलाज, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, पैलिएशन में सर्जरी। और अब तो 30-40% लोग 5 साल तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फैली बीमारी के साथ वो रह सकें। अब बदकिस्मती से दवाइयाँ महंगी ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी किसी अच्छे सेंटर में जाके आप मल्टी डिसिप्लिनरी डॉक्टरों को दिखा के अपना डिसीजन करते हैं। अच्छा सर, मैं इस प्रोग्राम के टॉपिक की जब मैं रिसर्च कर रहा था तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे समझ भी नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ALK पॉजिटिव पेशेंट्स जो हैं वो यंग एज ग्रुप में होते हैं और आमतौर पर नॉन स्मोकर होते हैं। बिल्कुल। तो उसमें टारगेटेड थेरेपी देकर इसका मतलब है कि उनको फिर हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उनका इलाज कर सकते हैं। जो स्मोकर्स होते हैं उनमें जेनेटिक चेंजेस बहुत ज़्यादा आती हैं, तो वो म्यूटेशनल बर्डन उसको हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। जो नॉन स्मोकर्स हैं, ELK ख़ास तौर पे यंगर पॉपुलेशन में आता है, 50s में, अर्ली 50s में, 40s में, और फीमेल्स में, नॉन स्मोकर्स में। EGFR का भी यही है, कभी नॉन स्मोकर्स में, फीमेल्स में, या जो लोग, और लेकिन ELK स्पेशली यंगर लोगों में है, बहुत यंगर लोगों में आ रहा है। ROS1 भी इस तरह ही है। तो EML ELK और ROS1 के ख़िलाफ़ एक जैसी दवाइयाँ हैं जो इस्तेमाल होती हैं और बिल्कुल उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कीमो भी यूज़ होती है, खुदा न खास्ता अगर ये टारगेटेड थेरेपी फेल हो तो फिर कीमोथेरेपी पे आप आते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो टारगेटेड इलाज हैं यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर वो टारगेट अवेलेबल हो तो इम्यूनोथेरेपी यूजुअली उसमें इतना अच्छा काम नहीं करती, वो पीछे रह जाती है। तो जो टारगेटेड इलाज है वो ट्रम्प करता है इम्यूनोथेरेपी को। तो ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये EML ELK या EGFR स्पेशली ये दो आपको टारगेट मिले तो पहले इसके इनहिबिटर यूज़ होंगे। इम्यूनोथेरेपी इतना अच्छा काम नहीं करती इन मरीज़ों में। अब हमारे चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है और नाजरीन आपने देखा होगा कि लंग कैंसर में कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। एक तो डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा मुश्किल है और दूसरा तरीका इलाज भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो आखिर में जस्ट शॉर्ट सा मैसेज डॉक्टर कासिम, आप पब्लिक को क्या देना चाहेंगे इसकी प्रिवेंशन के ऊपर? जिस तरह फ़ारूक साहब ने फरमाया कि जो सिगरेट स्मोकिंग है ये सबसे बुनियादी वजह है। अगर आप सिगरेट स्मोकिंग नहीं करते तो पूरी ज़िंदगी में लंग कैंसर होने का चांस 1% है पूरी ज़िंदगी में। लेकिन अगर आप सिगरेट पीते हैं, और स्पेशली जैसे सर ने फरमाया कि अगर आप जितना लंबा अर्सा सिगरेट पिएंगे, जितना लंबा अर्सा ज़्यादा सिगरेट पिएंगे,
आपको लंग कैंसर होने का चांस 30 से 70% तक हो सकता है। सिर्फ सिगरेट बंद करने से आप अपनी जो लंग कैंसर होने का चांस 30% से 90% कम कर सकते हैं। और वो लोग जो बिल्कुल क्विट नहीं कर सकते, उनको मैं गुजारिश करूँगा कि वो कोशिश ज़रूर करें। उनको हेल्पलाइन लेनी चाहिए डॉक्टर्स की, दवाइयाँ आ गई हैं, निकोटीन च्युइंगम्स आ गई हैं। इवन अगर वो 20 सिगरेट पीते हैं, अगर वो 7 से नीचे आ जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उनका रिस्क जो है वो 30% सिर्फ 7 सिगरेट करने से ही कम हो जाएगा। तो बुनियादी चीज़ है, इसको सिगरेट स्मोकिंग को बंद करना चाहिए। और जो मरीज़ हैं अगर वो सिगरेट पिएंगे तो उनका इलाज में बीमारी की जो कीमोथेरेपी टॉक्सिक बहुत ज़्यादा होगी और वो जल्दी फौत होते हैं वो मरीज़ जो सिगरेट पीना जारी रखते हैं। तो सिगरेट अगर किसी को खुदा न खास्ता हो गया है तो फ़ौरन सिगरेट छोड़ना है। और जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको मैं स्ट्रांगली ये मैसेज दूंगा कि सिगरेट को ज़रूर छोड़ना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ कैंसर, लंग का कैंसर, बेशुमार कैंसर, दिल की बीमारियाँ, दिमाग का फालज, ये सब चीज़ें सिगरेट स्मोकिंग से होती हैं। और सर ने भी फरमाया कि सिगरेट स्मोकिंग जिसका मेन कॉज है, तो अगर आप सिगरेट्स बंद कर देते हैं तो इंशाल्लाह ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका रिस्क कम होता जाएगा। और दूसरा ये कि जिस तरह डॉक्टर फ़ारूक साहब ने बताया, बड़ा एलेबोरेट किया कि अगर कोई सिम्टम ऐसी डेवलप हो रही है, नमूनिया ठीक नहीं हो रहा, खांसी बदल गई है, करैक्टर चेंज हो गया है, खून आया है, तो फौरी तौर पर, या ऐसे लोग जो 50 साल से ऊपर के हैं और कई सालों से सिगरेट पी रहे हैं, 30 साल से ज़्यादा सिगरेट पीते हो गए हैं या एक पैक से ज़्यादा रोज़ पीते हैं, वो फ़ौरन अपना HRCT स्कैन कराएं स्क्रीनिंग के लिए, ताकि ये पता चल सके। बहुत मुफीद मालूमात हमारे माहिरीन ने शेयर की। और नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। और मैं आखिर में अपने दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स का, डॉक्टर कासिम महमूद बुटर और डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक का तहे दिल से मशकूर हूँ कि इतने मसरूफ़ शेड्यूल में से उन्होंने आज के इस इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अगले हफ्ते तक के लिए डॉक्टर आमिर महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।